नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम बात करेंगे हम कृषि विधेयकों के विरोध को लेकर। जिस तरह से दो विधेयक पारित हुए हैं और दोनों विधेयकों को लेकर देश भर में किसान आंदोलन के मोड में है और कई विपक्षी पार्टियां लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। CPI और कई किसान संगठनों ने 25 तारीख को बंद का ऐलान भी किया है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री बार ये कह रहे हैं कि ये विधेयक किसान हितैषी है, इसमें किसानों का किस्मत बदलने वाली है। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता रामपाल जाट जी। रामपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब। रामपाल जी, ये विधेयक जो पास हुए हैं उनको किस तरह से आप देखते हैं? क्या वाकई में ये विधेयक जो है किसानों की किस्मत बदलने वाले हैं या फिर ये विधेयक वाकई में किसानों की किस्मत पर ताला लगाने वाले हैं? नीरज जी मेहरा साहब, अब देश में जो एक मत बन रहा है जी, उसके अनुसार ये विधेयक किसानों के प्रगति पर ताला लगाने वाले बनेंगे। इनसे ताला खुलेगा नहीं और उसका कारण है इन विधेयकों के केंद्र में वो किसान नहीं है। इन विधेयकों को लाने के केंद्र में है विदेशी निवेश को आकर्षित करना। तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ही जी ये विधेयक लाए गए हैं। और अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अंग्रेजी का अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में जी एक स्टेटमेंट छपा। उसमें वो कह रहे हैं, अरे भाई अब तो अमेरिका वालों निवेश करो, जो आप चाहते थे हमने सारे सुधार कर दिए और अब तो हमने आपके लिए कृषि का क्षेत्र भी खोल दिया है जी, आओ पधारो। तो ये तो हम रेड कारपेट बिछाई हुई हमने कंपनियों के लिए, विदेशी निवेशकों के लिए। तो उनको जब दृष्टि में रखते हुए विधेयक बनाए गए तो किसानों का हित कैसे हो सकता है? कोई भी बाहर का आएगा तो वो कमाने आएगा भाई, वो यहाँ को उद्धार करने थोड़ी जा रहा है कि चलो भाई हिंदुस्तान को उद्धार करो हम भी चलते हैं। इसलिए चिड़िया चुगने आती है, पूंछ कटाने नहीं। तो ये जो विधेयक है, इसीलिए इनमें जो जैसे इन्होंने आश्वासन मूल्य का शब्द दिया जी, लेकिन आश्वासन मूल्य क्या होगा उसको परिभाषित नहीं किया जी। इन्होंने कहा हम किसानों की सुविधा के लिए हम सरलीकरण कर रहे हैं। तो हमने ये पूछा भाई सुविधा क्या, सरलीकरण क्या, बताओ सही जी। इसी ढंग से इन्होंने कहा कि देखो साहब, यदि कोई भी डिस्प्यूट हुआ जी तो हमने कोर्ट बना दिए। और कोर्ट में कौन बनाए? एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स जी, SDM और कलेक्टर। आज SDM और कलेक्टर इनके यहाँ रेवेन्यू मुकदमों का अंबार है जी, क्योंकि कभी इनको जनगणना, कभी इनको चुनाव, कभी इनको अभियान, कभी लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन, तो वहां जाएंगे कि केस सुनेंगे जी। इसलिए कोई भी रेगुलर कोर्ट आज इस साइड में नहीं है। और 1973 लेकिन देश के प्रधानमंत्री बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये जो विधेयक है, ये विधेयक किसानों की किस्मत बदलने वाले हैं। हम प्रधानमंत्री जी पर विश्वास कर लेते यदि पिछले काल में जी जितनी बातें उन्होंने कही उन पर वो खरे उतरते जी, तो हम उनको भी मान लेते, चाहे बाद में हमको नुकसान हो जाता। लेकिन जितनी बातें उन्होंने कही नीरज जी साहब जी उनमें से कोई भी तो पूरी नहीं हुई। 2009 में जी, भाजपा ने कहा हम यदि राज में आ गए तो हम बनाएंगे ऋण मुक्त किसान जी। किसानों के सभी प्रकार के ऋणों को माफ करेंगे। आज तक उन्होंने माफ किया नहीं। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात भी कही थी और कह रहे हैं कि ये विधेयक जो है उसी राह का एक रास्ता निकाला है उन्होंने और इसके माध्यम से किसानों की आय दुगनी होगी क्योंकि वो अपनी उपज पूरे देश में कहीं भी बेच सकेंगे। अब तक सिर्फ मंडियों में बेचते थे, ऐसा कहा जा रहा है। 72 साल में पहली बार ऐसा फैसला हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, वो ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ पहली बात तो हिंदुस्तान का जो किसान है उसमें 86.6% किसान जी, वे लघु और सीमांत है। वो अपनी उपज महाराष्ट्र बेचने जाएगा क्या राजस्थान का, या महाराष्ट्र वाला राजस्थान बेचने आएगा क्या? तो उनको वैसे ही नहीं पोसाएगा, किराया उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो वो तो अपने गांव के आसपास ही अपनी फसल बेचना चाहते हैं। इसके लिए तो सरकार को चाहिए था हर 5 किलोमीटर की परिधि में मंडी जी। और ये जो राष्ट्रीय नीति है उसमें तय किया हुआ था 20 वर्ष पहले कि हम किसान को हर 5 किलोमीटर की परिधि में मंडी देंगे, बाजार उपलब्ध कराएंगे। तो वो कराते हैं ना,
वो तो अब तक आपने कराया नहीं। तो जो किसान का स्वभाव है, जो उसकी स्थिति है, उसके अनुसार तो वो अपने गांव के आसपास ही फसल बेच सकता है। वो न केरल जाएगा, न महाराष्ट्र जाएगा, न उत्तर प्रदेश जाएगा। और मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। जी जयपुर में तरबूज होते हैं। जी जी यहाँ के तरबूज के जो उत्पादक है उन्होंने कहा कि जोधपुर अच्छे भाव चल रहे हैं। जी तो राजस्थान में ले गए वो जोधपुर, जी। पूरा ट्रक भर के, और वहां ले गए। और जब तरबूज बिका तो उससे जो पैसे आए, तो जो ट्रक का किराया ना वो ही नहीं चुका। ठीक बात। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई भी किसान अपने यहां से बाहर चला गया और बाय द वे उस स्टेट की मंडी ने या व्यापारी ने उस अनाज को रिजेक्ट कर दिया, तो वो वापस लेके आएगा क्या? ये कम दामों में बेच के आएगा। इसलिए ये देश के किसानों की परिस्थिति के अनुकूल है ही नहीं। और दूसरा, बिल्कुल कहीं न कहीं ये आपको लगता है देश के किसानों की परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सीपीएम के नेता गुरुचरण मोड़ जी। मोड़ जी, मेरी आवाज सुन रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुन रही है। मोड़ साहब, आप किस तरह देखते हैं इस बिल को? आप लोगों ने 25 तारीख को बंद का ऐलान किया है। जी सर, जी बिल में बात यह है कि साफ बात सीधी है कि इसको पूरी तरह किसान की जमीन को गिरवी रखने की और किसान से हाथ से सारा कुछ छीन लेने की बात। आप एक बात मोटी मोटी बात को समझिए जी अगर ये बात किसान के हित में होती जी जी तो दुनिया के इतिहास में आज तक जो सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी के साथ जहाँ अन्याय हो, जुल्म हो, धक्का हो, जी, तो जी। वो सबसे पहले कहाँ जाता है? अपने न्याय के लिए कोर्ट के पास जाता जी। है। और आपने जब कोर्ट के पास जाने का अधिकार ही हमसे छीन लिया तो अन्याय के वक्त हम जाएंगे कहाँ? यानी हमसे कोर्ट में जाने का अधिकार छीनने का साफ मतलब यह है कि सरकार हमसे सब कुछ छीनना चाहती है, और वो भी न्यायपूर्ण तरीके से। लेकिन नहीं, मोड़ जी, अन्यायपूर्ण तरीके से वो छीनना प्रधानमंत्री चाह जी रही कह है। रहे हैं, नंबर बात एक ही है मोड़ जी, हाँ जी। मोदी साहब कह रहे हैं कि इससे जो आपकी उपज की कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, कि जमीन का मलकियत हमेशा किसान के पास रहेगी, उसके उपज का जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा। मलकियत जमीन के पास रहेगी, लेकिन उसमें जो कॉन्ट्रैक्टिंग खेती है उसके अंदर साफ बात ये भी है, जी, उस जी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा है कि जमीन जब वो कॉन्ट्रैक्ट पे लेगा तो उस जमीन के ऊपर बैंक से लोन लेने का अधिकार कंपनी को होगा। और जब कंपनी लोन लेके भाग जाएगी अपना काम कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके, तो उस लोन को उतारेगा कौन? नंबर एक, कहीं भी ये बात नहीं है कि स्पोर्ट प्राइज देने के लिए बाध्य है और वो जी। स्पोर्ट प्राइज का अनाउंस भी कर दें जी। और वो हमें चेक भी दे दें और कंपनी अपने यहाँ से उठा के बोरी बिस्तरा भाग जाए, हम चेक लेके उठाते फिर कंपनी को कहाँ पकड़ेंगे हम? पीएम ने कहा कि कंपनी एमएसपी खुद रूप से हमारे साथ चीटिंग करते फसलों और के हमारा माल लेके और जी। यहाँ से चलती बन जाए, क्यों कंपनी को हम कहाँ ढूंढेंगे? ठीक बात है आपकी, हम ढूंढ ही नहीं सकते, न्यायालय हमारे पक्ष में नहीं है। लेकिन मोदी जी न्यायालय कह में रहे हैं आप जा नहीं सकते। कि मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी भी जारी रहेगी, वो बढ़ा दी गई है और बढ़ती जारी तो रहेगी। भी है ना, लेकिन अब भी जब सरकार खरीद कर रही है खुद, तब भी 9% किसानों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। हमारे ही राजस्थान के अंदर वो कहते थे हमारे पे पाबंदी अभी भी लग रही है कि अब इससे ज्यादा बेच नहीं सकता किसान, 20 पाबंदियां, और उसके बावजूद किसानों के केवल 9% हिस्से को ही उसका बेनिफिट मिल रहा है। उसके 91% किसान आज भी एमएसपी के रेट के ऊपर अपनी फसल बेच नहीं पाते। मतलब आपको लगता है कि सरसों तो जब किसान अभी भी लगभग 1,500 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से मतलब आज मंडी होने के बावजूद जा रहा है। जी जी, और अभी पिछले इसी साल जो पिछला बीता साल है, तो हमारे साथ पेप्सी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट करती है, अपने वो बीर बनाने के लिए जॉब भिजवाती है जी। बिना किसी वजह के 30% किसानों का माल लेने से कंपनी ने इनकार कर दिया और वो किसान उसका कुछ जी, नहीं कर पाए। आपने आंदोलन की घोषणा की है, 25 तारीख को भारत बंद की बात कही है, उसको जी लेकर हाँ क्या सर। तैयारियां चल रही है आप लोगों की? हमारी बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं और पूरी तरह से बंद के अंदर व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग हिंदुस्तान के स्तर के ऊपर पहली दफा इतना एकजुट होकर लड़ रहा है, जो इससे पहले आजादी आंदोलन में भी इतना एकजुट कभी ये तीनों वर्ग एक साथ हो गए नहीं रहे। इस मोदी के इन कानूनों के खिलाफ तीनों वर्ग बहुत गंभीरता से एक साथ है और बड़ा अजूबा बात है, दो लोग अंधमोदी भगत थे किसानों के अंदर, एक आदमी भी मोदी भगत देखा हुआ नहीं मिल रहा, लोग इतने बेहतर हुए। जी जी। व्यापारियों के अंदर जिनके दम पे बीजेपी कभी बनी थी, व्यापारी वर्ग वो ये मान रहा था कि बीजेपी हमारी पार्टी है, आज व्यापारी एक भी व्यापारियों के अंदर ऐसा नहीं है
जो उनके पक्ष में लोग सीधा करें। जो आदमी हमारे पेट पे लात मार रहा है हम उसके साथ खड़े नहीं रह सकते। ये अलग बात है कि 6 साल तक लोग उठे नहीं, लेकिन अब जब लोग जागे हैं तो 25 को पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान में क्या स्थिति है मोदी जी। लेकिन मोदी जी, सरकार कह रही है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। सरकार की जो नीतियां हैं, ये कानून बन रहा है जो विधेयक, ये किसान हितैषी है। ये सरकार कह रही है ना, सरकार तो ये भी कह रही थी कि हम काला धन निकाल देंगे। जब नोटबंदी की है कि हम काला धन निकाल के रहेंगे, सरकार कह रही थी ना, भाइयों बहनों मुझे 100 दिन दे दो, 50 दिन दे दो। वो 50 और 100 दिन आए नहीं क्या अभी तक? कितने लोगों से काला धन निकाला है सरकार? ये मतलब मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं अच्छे से अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल करूं तो मैं इससे कम नहीं कह सकता कि हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के माहिर हैं। और वो चलिए, इससे पहले तो अपने किया जो जीएसटी लगाई थी, राज्य सरकारों को कहा था मैं आपको हिस्सा दे दूंगा। सारी राज्य सरकारें रो रही है हमें जीएसटी में से कुछ नहीं दिया जा रहा, पैसा हमारे पास है नहीं सरकार चलाने के लिए। चलिए मोदी साहब, आप बात कह के मुकर के किसानों को वो क्या दिवाला है? चलिए मोदी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गुरचरण मोड़, सीपीएम के नेता, जिनका साफ कहना था कि 25 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं और उनके साथ किसान, मजदूर और खेतिहर मजदूर, तमाम सब लोग सड़कों पर उतरेंगे। शायद ये देश का पहला बड़ा आंदोलन होगा आज़ादी के बाद, जिसमें सब लोग अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे। हालांकि इसका रूपरेखा क्या रहेगी, और सरकार बार बार ये भी आरोप लगा रही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों को भड़काने का आरोप लगा रही है। लेकिन देखना है कि 25 तारीख को भारत बंद का क्या असर होता है। मुद्दागरम में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते छोटे से ब्रेक के बाद आपका अपना स्वागत है। हम बात कर रहे थे मुद्दागरम में कृषि विधेयकों को लेकर, देश भर में मचे बवाल को लेकर। हमारे साथ फोनों पर जुड़ गए हैं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी। रामलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नीरज जी। रामलाल जी, कई पार्टियां, खासतौर पर विपक्ष और किसान कई जगह पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सीपीएम ने भी 25 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है, और विधेयक को लेकर आपका क्या कहना है? किसान, और मेरे साथ रामपाल जाट जी बैठे हैं, ये भी कह रहे हैं कि विधेयक जो है किसान विरोधी है। मेरा नीरज जी, रामपाल जी से इतना निवेदन है कि आप ये बता दो कि अगर किसानों को फ्रीडम मिलता है जी, तो उसमें किसानों को कहाँ नुकसान है? जी। वो अपनी फसल को मनचाही जगह बेच सकते हैं। और जिस तरीके से रामपाल जी से आप ये भी पूछिए कि मोदी जी की सरकार पहली सरकार है जो एमएसपी की रेट बढ़ाने का काम किया है। एमएसपी के ऊपर खरीद पहले नाममात्र की हुआ करते थी, उस खरीद को भी बढ़ाने का काम किया है। किसानों को 2000 रुपए की पहली किस्त और 3 किस्त एक साल के अंदर 6000 रुपए उनके खातों में देने का काम किया है। मुझे नहीं लगता कि आखिरकार इन बिलों से इतनी विरोध सब प्रेरणा से किसान नहीं कर रहे, विरोध कराया जा रहा है, सिर्फ अपनी राजनीति विरोध कराया जा रहा है। जो बड़े बड़े नेता थे किसानों के किसानों के आधार से अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते थे, या मैं ये कहूँ कि सिर्फ किसानों की आड़ के अंदर अपना गौरव धंधा चलाना चाहते थे, उन नेताओं को तकलीफ है, बाकी आम इंसान को कोई तकलीफ नहीं है। जो लंबे समय से किसानों के नाम पे नेतागिरी कर रहे थे उनको तकलीफ है। रामपाल जी, उनको कहना कि किसानों के नाम पे नेतागिरी कर रहे थे उनको तकलीफ है। देखिए, पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, महाराष्ट्र ले लो, इन 3 स्टेटों के अंदर किसानों के हक को उनको तकलीफ हो सकती ये है। रामलाल जी, ये बड़ा एमएसपी के ऊपर खरीद की दलाली किसको मिल रही थी? कौन सी कंपनियां थी? वो किन नेताओं की कंपनियां थी? आखिर पीड़ा होना उनको स्वाभाविक है। अगर किसान के दर्द को अगर उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर रखे तो हमें बात समझ में आती है कि वास्तव में किसानों की पीड़ा की ये समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। एक बार आपको सुनाता हूँ रामलाल जी किस तरह का विरोध दर्ज करा रहे हैं, इनकी आवाज भी सुने आप। जी रामपाल जी, उन्होंने बताया आपके सामने किस तरह से कि ये बिल जो है किसान हितैषी है। अब तक जो किसानों के नाम पर दलाली करते थे, किसानों के नाम पर नेतागिरी चमकाते थे, उनको तकलीफ है, आम किसान को कोई तकलीफ नहीं है। पहला तो मैं ये कहना चाहूंगा जी, आपस में गाली गलौज की जरूरत नहीं जी, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल, है ना, कौन कैसा है आज इसकी बहस नहीं हो रही। जी बिल्कुल, आज बहस हो रही है बिल को लेकर। हाँ, बिलों को लेकर, विधेयक और अध्यादेशों को लेकर, जी, उनकी मेरिट और डीमेरिट। इसलिए वो किसी के बारे में बोले, कोई इनके बारे में बोले, इससे तो हम मुद्दे से भटक जाएंगे। आपको लगता है किसानों के हित में है ये बिल? क्या लगता है वो कह रहे हैं नीरज जी? जी, यदि ये किसानों के हित में होता जी, तो सबसे पहले हम स्वागत करते इसका, जी, और सब किसान स्वागत करते। जी, आज देश का किसान इन विधेयकों का, अध्यादेशों का वो निरंतर विरोध कर रहा है। उसका कारण है
आशंका है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, यदि जी पिछला कार्यकाल ऐसा रहता जी जिसमें जितनी बातें कही गई जी वे पूरी हो जाती तो हम विश्वास कर लेते। लेकिन जो भी हमको कहा गया, तो 2014 में जी हमारा सबसे पहले खत्म किया सरकार में आने के बाद में राज्य द्वारा देने वाला बोनस। जी उसके बाद में आप लेकर आए भूमि ग्रहण अध्यादेश जी अधिग्रहण के लिए, वो आपका राज्यसभा में बहुमत बीजेपी का, इसलिए वो पारित नहीं हुआ और आंदोलन बड़ा हो गया, इसलिए आपको ड्रॉप करना पड़ा। जी तीसरा, आपने कहा हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे और 2016-17 के बजट में कहा, और उस बजट में जब कहा गया तो उसके बाद तो किसानों की आय आधी रह गई। तो दोगुना आप कह रहे हैं, हम तो ये अध्यादेश इसलिए लेकर आए हैं कि दोगुनी आय का रास्ता वो साफ हो जाए। तो हर चीज को आप ट्विस्ट करके देख रहे हो। अब रामलाल जी से ही पूछ रहे थे। रामलाल जी, सुन ली होगी बात आपने? हाँ बिल्कुल, बात सुनी है मैंने। जी बिल्कुल, बताएं। मैं रामपाल जी से पूछना चाहता हूँ कि 2013-14 के अंदर गेहूं की खरीद की एमएसपी रेट क्या थी और आज क्या है? मैं 2013-14 के अंदर एमएसपी के ऊपर सरसों की खरीद क्या थी, आज क्या है? जी। जो 2013-14 के अंदर चने की खरीद एमएसपी के ऊपर क्या थी, आज क्या है? नंबर जी। 1। और उस समय एमएसपी के अंदर कितना अनाज खरीदा जाता था, कितनी सरसों खरीदी जाती थी, कितने जौ खरीदे जाते थे, और आज कितने खरीदे जा रहे हैं? एक बात। जी। पिछले 6 साल में रामपाल जी, मुझे आप बता दो, मैं भी किसान का बेटा हूँ, पिछले 6 साल के अंदर मोदी जी की सरकार आने के बाद में कहीं आपको डीएपी और यूरिया की लाइन लगी हुई दिखी गया? जी। कहीं पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता हुआ दिखा गया? आज किसानों के खाते में सीधा 6,000 रुपए रामलाल जी, ये विधेयक हितैषी कैसे है किसानों का? नहीं, मैं ये कैसे लाभदायक होगा? मैं देखो प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ नीरज जी। हाँ, नहीं, इनका आरोप था थोड़ी देर पहले, रामलाल जी, इनका आरोप था कि एमएसपी पे सिर्फ 9% किसानों की खरीद होती है, बाकी किसानों की खरीद ही नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में जो 90% किसान है वो तो बेच ही नहीं पाते अपनी उपज। तो आखिरकार इस बिल के बाद में तो कहीं रास्ता बचेगा ही नहीं उनके सामने। नीरज जी, मुझे एक चीज बता दो। जी जी। 50 साल तक जिन लोगों ने शासन किया, जी, क्या वो 100% एमएसपी के ऊपर खरीद कर रहे थे? एक बात। जी। दूसरी बात, मैं जिस क्षेत्र के से रिप्रेजेंट करता हूँ, सोमो विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सब्जी की पैदावार करने वाले किसान हैं। जी। आज भी मंडी सोमो के अंदर जाते हैं तो उनको उतना ही पैसा मिलता है, और उसी सब्जी को अगर वो जयपुर मोहाना मंडी के अंदर लाके बेचते हैं तो उनको 2-3 रुपए प्रति किलो का ज्यादा फायदा मिलता है। अगर यही सब्जी वो दिल्ली में ले जाके बेचते हैं तो 8 से 10 रुपए प्रति किलो उसको ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन बैरिकेड है, आप अगर राजस्थान की बॉर्डर क्रॉस करोगे तो इंस्पेक्टर आज कहेंगे कि नहीं साहब, आप व्यापारी हो, आपको टैक्स देना चाहिए, टैक्स आपने दिया ये नहीं दिया, वो प्रमाण पत्र देता रहे साहब टैक्स, मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं तो किसान हूँ। रामलाल जी, मेरा एक सवाल आपसे है। इनको बनता है मंडियों के अंदर, बनता है स्थानों के ऊपर, बनता है कंपनियों को वो बेच। रामलाल जी, मेरा एक सवाल आपसे है। अभी आपने कहा कि चोमू का किसान अपनी फसल जयपुर लाता है, दिल्ली बेचता है, उसको मुनाफा दुगना तिगुना हो जाता है। इसका मतलब किसान पहले से ही अपनी उपज दूसरे प्रदेशों में बेच रहा है। और अभी जो आपकी पार्टी और केंद्र सरकार का जो विधेयक आया है उसमें कहा जा रहा है कि 72 साल में पहली बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि किसान अपनी उपज दूसरे प्रदेश में बेच सकता है। तो ये फिर ये बात कहां से आई? जी। दोनों के किसान दिल्ली के अंदर सब्जी बेचने के लिए जाते थे या प्रोडक्ट बेचने जाते थे तो वो बॉर्डर क्रॉस करके उनके ऊपर टैक्स वसूला जाता था कि आपने मंडी से टैक्स चुकाया नहीं चुकाया, या आपने सब्जी खरीदी कहाँ से खरीदी। वो किसान प्रमाण ही देता रहता था कि साहब मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं तो किसान हूँ। वो कहते थे कि ये नहीं चलेगा, आप मंडी का रसीद दिखाओ, खरीद दिखाओ, टैक्स से आपने किया कि नहीं किया वो दिखाओ। तो मोदी जी की सरकार ने उस किसान को फ्रीडम दी है कि जहाँ उसको 2 रुपए अधिक मिले वहां वो अपनी उत्पादन को वो बेच सकता है। तो आपको लगता है आशंकाएं जो किसानों की उनको दूर करने का प्रयास करेगी सरकार और आप पार्टी भी? क्योंकि रामपाल जी का यही सवाल था कि आशंकाएं बहुत ज्यादा है। अब से पहले जो किसानों की दशा थी उस दशा के अंदर अब सुधार होगा। और ये भ्रम क्या फैला रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मेसी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मेसी उस किसान की जमीन के साथ नहीं है, उपज के साथ है। सिर्फ संविदा उसकी फसल के ऊपर है। जो फसल उस जमीन के अंदर पैदा होगी कॉन्ट्रैक्ट उसका होगा, उसकी जमीन से नहीं होगा। अब भ्रम फैलाने के लिए कह रहे हैं साहब किसान की जमीन हड़प ली जाएगी, उन मल्टीनेशनल कंपनियों को दे दी जाएगी, किसान मजदूर बन के रह जाएगा, वो मालिक कभी नहीं बनेगा। अरे भाई क्यों भ्रम फैला रहे यार? तो ये भ्रम दूर करने का काम करेंगे आप लोग?
ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है उसे दूर करने का काम करेंगे। किसान को रामलाल जी, जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे आप लोग? देखिए, मेरी बात सुनो नीरज जी, हाँ जी जो भी सड़कों के ऊपर है जी। वो किसान नहीं है, वो किसानों को उत्तेजित करने वाली पार्टी या विचारधारा या व्यक्ति के द्वारा सड़कों पे लाए गए व्यक्ति है। जी, उनको हम किसान नहीं कह सकते। किसान जो खेत में काम कर रहा है वो समझ रहा है कि मुझे पहली बार फ्रीडम मिला है और इस फ्रीडम को मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने मनचाहे भावों के अंदर आजादी के 70 साल बाद में नीरज जी, अगर मैं कोई फैक्ट्री लगाता हूँ, जी, अगर मैं उत्पादन की जैसे मान लो कोई भी, अगर मैं मटका बनाने की फैक्ट्री लगाता हूँ, जी बिल्कुल, छोटा सा उद्योग लगाता हूँ, उसकी रेट मैं पहले तय करूंगा, इसमें इतनी लागत आई है, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा इतना है, लेबर का खर्चा इतना है, प्रॉफिट मेरा इतना है, और इसको मैं इतने रुपए में बेचूंगा। क्या 70 साल बाद में किसान को ये अधिकार नहीं दे? चलिए, मेहनत और परिश्रम से जो खेती, समय अभाव के चलते मैं रामलाल जी आपको रोकना चाहूंगा, समय अभाव के चलते आपको रोकना चाहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो किसानों की जो भ्रम फैला हुआ है या आशंकाएं हैं उनको दूर करने की तरफ भी आप लोग कोई कदम उठाएं। रामपाल जी आप भी जुड़े, क्योंकि समय अभाव के चलते आपको भी रोकना चाहूंगा। आप दोनों जुड़े, गुरुचरण गौड़ साहब भी जुड़े, तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुद्दागृह में आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।